रोजगार से कामयाबी तक। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि प्रोग्राम के नाम से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके मुस्तकबिल को और बेहतर बनाने की एक कोशिश के तहत हम ये ख़ास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। और इस कोशिश में हम न सिर्फ आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराएंगे, बल्कि एक कामयाब शख्सियत से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि उनके नक्श कदम पर चलकर आप भी कामयाबी की एक नई इबारत लिख सकें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको बताते हैं कि आज हम किस फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सोशल वर्क की। दोस्तों, सोशल वर्क की फील्ड बाकी मैदानात से थोड़ी अलग है, ख़ास है, क्योंकि यहाँ इंसानी खिदमत का जज्बा भी इंसान में शामिल होता है। जब इंसानी खिदमत का जज्बा किसी इंसान के दिल में होता है तो तालीम भी उसके इस जज्बे को परवाज़ देने में एक नुमाया रोल अदा करती है। और आज बहुत से नौजवान इस फील्ड में तालीम हासिल करके न सिर्फ इस जज्बे को अमली जामा पहना रहे हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को और बेहतर बना रहे हैं। तो आज के बदलते दौर में किस तरह से सोशल वर्क एक नए करियर ऑप्शन की तरह सामने आया है, इस पर बात करेंगे हमारे सेगमेंट सोशल वर्क और करियर में। दुनिया के तालीमी नक्शे पर अगर नजर डालें तो सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है दूसरों की मदद करने वाला करियर, यानी सोशल वर्क का। अगर आप भी उन्हीं नौजवानों में से हैं जो रिवायती जॉब नहीं करना चाहते और माशरे के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंसानी खिदमत से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि माशरे के तईं आपकी भी कुछ जवाबदेही है, तो इस मैदान में आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। हर साल सैकड़ों कॉरपोरेट कंपनियां और एनजीओ हिंदुस्तान में काम करने के लिए आते हैं, जिससे इस फील्ड में पहले की बनिस्बत अब करियर के ज्यादा इम्कानात रोशन हुए हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल सर्विस में लगाती हैं, जिससे इस मैदान में हमेशा प्रोफेशनल्स की मांग रहती है। वक्त बदला और आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया है, बल्कि एनजीओ और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नए इदारों के मंजर आम पर आने से ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर आपके सामने है। तो आपने देखा सोशल वर्क किस तरह से आजकल नौजवानों के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो अब इस टॉपिक पर मजीद बात करने के लिए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। रोजगार से कामयाबी तक की इस खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क की। और सोशल वर्क की फील्ड को बारीकी से तफसील से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की HOD अर्चना डासी जी। अर्चना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि एक आम इंसान, एक आम नौजवान अगर सोशल वर्क की फील्ड को समझना चाहे तो आप इस पर क्या कहेंगी? बहुत बढ़िया सवाल है। एक आम नौजवान अगर ये समझना चाहे कि समाज में जो परेशानियां हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं और ह्यूमन रिलेशंस में जो परेशानियां पैदा होती हैं, उन सब चीज़ों का हल कहाँ पे है, उन सब चीज़ों को कैसे सुलझाया जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सोशल वर्क से बेटर सब्जेक्ट उसको और कहीं नहीं मिलेगा। तो हर नौजवान के लिए अगर समाज को समझना है और समाज के मुद्दों को अगर हल करना है, तो उसके लिए सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो बेस्ट प्रोफेशन होगा। आमतौर पर यही माना जाता है कि सोशल वर्क में अगर तालीम हासिल की तो जॉब सिर्फ NGO में लगेगी। इस पर आप क्या कहेंगी? ये कहना बिल्कुल सच है कि सोशल वर्क करने के बाद ज़्यादातर नौकरियां जो हैं वो NGOs में ही मिलती हैं। और लेकिन एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है और जो देखने वाली है कि समाज की जो मुद्दे हैं और सामाजिक विकास के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर अगर देखा जाए तो सरकार और NGO दोनों एक भागीदारी में काम करते हैं। तो
सरकार की तरफ से ही एनजीओज़ को इस तरह का मौका दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के मुद्दों को लेके काम करें। तो जाहिर है कि जो लोग ज़्यादा समाज के मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं, नौकरियां वहीं पे ज़्यादा निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनजीओज़ में ही नौकरियां हैं, नौकरियां सरकारी तंत्र के अंदर भी हैं सोशल वर्कर्स के लिए, और नौकरियां एनजीओज़ के अंदर भी हैं, ऐसी एनजीओज़ जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, जो लोकल लेवल पे काम करती हैं। और इसके अलावा सोशल वर्कर्स के लिए नौकरियां जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं, जैसे यूनिसेफ है, जैसे WHO है। इस तरह की संस्थाओं के अंदर भी जो हैं वो सोशल वर्कर्स के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। एनजीओ को हम एक बड़े पैमाने पर देखते हैं कि वो समाज कार्य कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट BSW करता है या फिर MSW करके बाहर निकलता है तो किस तरह का प्रोफाइल उसे मिलता है, किस तरह का वो काम करता है और शुरुआती सैलरी कितनी होती है? मतलब ये एक अंदाज़ा मुझे लगता है होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। बिल्कुल होना चाहिए। अगर BSW करके सोशल वर्क स्टूडेंट निकलता है बाहर, तो पहली बात तो ये है कि BSW इस समय अगर देखा जाए तो हम उसको टर्मिनल कोर्स की तरह नहीं लेते हैं, क्योंकि BSW करने के बाद जो है वो सब स्टूडेंट्स MSW करते हैं, क्योंकि MSW को एक रिकग्नाइज्ड डिग्री माना जाता है। इवन सरकारी नौकरियों के अंदर भी, वहाँ भी वो MA सोशल वर्क का स्टूडेंट ही मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने BSW भी कर रखा है, उन लोगों के लिए भी जो एक इनिशियल एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो उन लोगों को जो है वो NGO के अंदर मिल जाती हैं। जाहिर है जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और यहाँ से नौकरी के लिए निकलेगा, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार के आसपास जो है उसको सैलरी मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में। लेकिन एक MSW स्टूडेंट जब निकलता है ट्रेन होके, तो डेफिनेटली उसका जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होता है वो 30 हज़ार होता है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए, कि हमारे यहाँ पे जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का अपना एक एक्सक्लूसिव जॉब प्लेसमेंट यूनिट है, जिसके अंदर हमारे अभी बहुत सारे बच्चों को 45,000 से लेके 50,000 तक का भी स्टार्ट मिला। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जॉब जैसे जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में नए नए रोल्स उनके लिए आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो जॉब्स की सैलरी भी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस समय जो है वो 30-35 हज़ार की शुरुआत है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, लेकिन अच्छे जॉब ऑफर्स अगर मिलें तो 40 से 45 पे भी उसको मिल जाता है, काफ़ी ऊपर तक जाता है, और वो काफ़ी ऊपर तक जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस फील्ड में और वो MSW करना चाहता है, BSW करना चाहता है, तो उसके अंदर किस तरह की काबिलियत होनी चाहिए, किस तरह उसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का एंट्रेंस आता है, और आप स्पेशली स्टूडेंट में किस तरह की काबिलियत ढूंढते हैं, क्रिएटिविटी मांगते हैं, क्या चाहते हैं आपकी मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी नज़रों में वो क्या है? बहुत सारे सवाल एक साथ हैं। पहली चीज़ ये मैं वहाँ से शुरू करूँगी कि जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे MA सोशल वर्क करने के लिए आता है, मैं इसलिए सिर्फ MA सोशल वर्क की बात करूँगी क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में हम सिर्फ MA सोशल वर्क ऑफ़र करते हैं, BA सोशल वर्क ऑफ़र नहीं करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई MA सोशल वर्क का स्टूडेंट आता है, तो जो हम देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि उसको समाज के मुद्दों के बारे में कितनी समझ है। पहली बात तो ये है कि क्या जब वो समाज में निकलता है तो उसके आँख कान खुले हैं, वो देख रहा है कि उसके आसपास या क्या हो रहा है, या वो वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की कोशिश कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सच्चाई से वो वाबस्ता है कि नहीं है, तो पहली बात तो ये हो जाती है। तो जब समाज के मुद्दों को समझने की कोशिश की जाए, उसके साथ साथ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी हम ये देखना चाहेंगे कि उसके अंदर एक एम्पैथी है कि नहीं, यानी कि दूसरों की परेशानियों को, दूसरों की नीड्स को समझने का उसके अंदर वो जज्बा है या नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, तो वो समाज के अंदर उसको उस डाइवर्सिटी
को अप्रिशिएट करने की काबिलियत उसके अंदर है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जितने भी मुद्दे हैं, अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। उनको समझना, उनको अप्रिशिएट करना और उनके लिए हल निकालने की एक कोशिश उसके अंदर होना, तो इस तरह की चीज़ों को हम देखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के अंदर। रही बात उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसमें हम ये देखना चाहेंगे, देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हमारा रिटन टेस्ट होता है, और उस रिटन टेस्ट के अंदर जो है हम 3 मेजर उसमें सेक्शंस जिनको हम देखना चाहते हैं वो ये है। पहली बात कि हम ये देखना चाहेंगे कि जैसा मैंने कहा कि उसको समाज में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की लेजिस्लेशंस आ रही हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस तरह के नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, क्या उसको इनके बारे में ज्ञान है, क्या उसने अपने आप को अपडेटेड रखा है कि क्या हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके अंदर लॉजिक और रीजनिंग कितनी है, ये भी हम समझना चाहते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के समय पे। और तीसरी चीज़ है कि क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अंग्रेज़ी में हैं और बहुत सारा जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। लेकिन ये हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वो है जब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स को स्क्रीन किया जाता है और फिर उनकी एक लिस्ट बनती है जिनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है वो हम स्टूडेंट्स को कोई मुद्दा देते हैं, अगेन जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से डिस्कस करते हैं उस मुद्दे को। कोई डोमिनेट तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है, क्या डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर रहा है, क्या दूसरे के ओपिनियन को अप्रिशिएट कर रहा है, उसके अंदर क्या लीडरशिप एबिलिटी है, क्या वो टीम के साथ काम करने का उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। और उसके बाद जो उसका पर्सनल इंटरव्यू है, तो पर्सनल इंटरव्यू में उसकी पर्सनैलिटी को समझा जाता है कि एज एन इंडिविजुअल उसके क्या सोच है चीज़ों के बारे में, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, अपने आप को कहाँ पे प्लेस करता है, अगर सोशल वर्क करेगा तो क्या करना चाहता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के। छोटे शब्दों में कहूँ तो रिटन में इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जीडी होगा, उसके बाद इंटरव्यू। यहाँ पर आप देखेंगे उसकी काबिलियत, उसकी पर्सनालिटी, जो बातें आपने कही कि ये चीज़ें हम उसमें देखेंगे वो यहाँ पर जज की जाएंगी। चलिए इसके बाद अब नौकरी की बात करते हैं। हालांकि थोड़ी सी हमने बात की है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो कहाँ कहाँ जॉब्स के ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जॉब के ऑप्शंस तो इतने ज़्यादा वाइड हैं कि हम अगर शुरू करें, जैसे अभी तक हम ये कहते थे कि सिर्फ एनजीओज़ के अंदर है, तो एक तो मेजर जो एंट्री पॉइंट है वो हमारे लिए एनजीओज़ है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है उसके मामले में। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट आती जा रही है वो इस समय है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उन सबके एक जो CSR एक्ट है उसके हिसाब से उन सबका 2% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जाता है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम शुरू किए हैं। पहले उनके पास उतनी शुरू में जो था वो उनको ये नहीं लगता था कि शायद इसके लिए कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी हमारी CSRs हैं जहाँ पे उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर ट्रेंड सोशल वर्कर होगा तो हमारा काम जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो CSRs में जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियाँ निकल रही हैं। जैसे अगर मैं ये आपसे कहूँ कि दिल्ली सरकार ने जो है वेलफेयर ऑफिसर्स की नौकरियां निकाली, या मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। इनके अंदर जो है उन लोगों ने हमारे सोशल वर्क के जो ट्रेंड लोग हैं उनको एज कंसल्टेंट्स हायर किया। तो इसका मतलब नौकरियां, और इसके अलावा बहुत सारी फेलोशिप्स जो आती हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप आ जाती है या PM की फेलोशिप आ जाती है, तो ये भी एक ऐसा चीज़ है जो कि अभी हमारे रिसेंटली जो है वो एक स्टेट बैंक फाउंडेशन की फेलोशिप आ गई। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि 2-2 साल के लिए स्टूडेंट्स को एक पोस्ट कंप्लीटिंग देयर डिग्री उनको इतने अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं जॉब्स के कि
मतलब ये हालत होती है कि कई बार स्टूडेंट के पास जो है वो एक से ज़्यादा नौकरी होती है, तो वो चूज़ करता है कि मैं कौन सी उसमें से लूँ। ये तो एंट्री पॉइंट पे हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हायर करने लगती हैं। जैसे UN वुमेन है वो हायर कर लेती है, यूनिसेफ हायर कर लेता है, WHO हायर कर लेता है, यूनेस्को हायर कर लेता है, जस्ट बिकॉज कि वो भी ये देखते हैं कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एरिया में एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है तो एक नेक्स्ट पोजीशन के लिए जो है वो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टूडेंट्स को। और आगे चलकर खुद का NGO भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चल के खुद का NGO भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली यही होता है कि पहले लोगों के पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस जमा हो जाता है, क्योंकि जब तक वो खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, इस तंत्र को समझेंगे नहीं, संस्था कैसे चलाई जाती है, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ के एलुमनाई जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट करते हैं। अर्चना जी, वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं और बड़ी पुरानी कहावत है, जो वक्त के साथ नहीं चलता उसका वक्त चला जाता है। तो काम करने का तरीका बदल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे काम ज़्यादा किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है। तो सोशल वर्क की फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के बदलाव अब आ रहे हैं? देखिए, जिस समय सोशल वर्क को अगर हम 50 साल पहले देखें कि कहाँ पे था, तो उस समय जिस तरह की समाज में समस्याएं थी, सोशल वर्क ऐसी ही समस्याओं के साथ काम करता था। तो हमारा सारा का सारा फोकस, जो अगर मैं 50 इयर्स पहले देखूं तो फिर सोशल वर्क का सारा फोकस जो है वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर था। सोशल वर्क का फोकस जो है वो फूड के ऊपर था, शेल्टर के ऊपर था, इन सारी मुद्दों के ऊपर बातचीत ज़्यादा होती थी, एजुकेशन के ऊपर हो गया। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है, ये तो हम मान के चलते हैं कि समाज की समस्याएं बदलती हैं, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, प्रॉब्लम्स बदलती हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब जो है अब अलग तरीके के मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। जैसे मान लीजिए अब हम लोगों ने बात करनी शुरू करी HIV एड्स के बारे में कि वहाँ पे सोशल वर्कर का रोल क्या होगा। हमने बात करनी शुरू करी कोविड-19 जैसे पैंडमिक्स में जो है वो सोशल वर्कर का रोल क्या होगा। हमने बात करनी शुरू करी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर जो है वो सोशल वर्कर की जगह कहाँ पे है। हालांकि उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि क्लस्टर स्कूल्स बनेंगे और हर क्लस्टर स्कूल के अंदर जो है एक ट्रेंड सोशल वर्कर ज़रूर होगा। तो मैं तो अपने जो हमारे एप्लीकेंट्स भी अब आ रहे हैं और प्रोस्पेक्टिव सोशल वर्कर्स होंगे उनसे ये कहूँगी कि उस पॉलिसी के तहत जो है वो स्कूल सोशल वर्कर्स की तो और भी बहुत सारी नौकरियाँ निकलेंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ने वाली हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, जैसे हम लोग पहले जो है वो ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात नहीं करते थे, आज हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं और सोशल वर्कर उस फील्ड के ऊपर काम करता है। तो ये सारी ये नए ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना काम सोशल वर्कर्स कर रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर सोशल वर्कर्स इतना काम कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो सोशल वर्कर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह गया है। जेंडर के ऊपर कितना काम हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस के ऊपर कितना सारा काम हो रहा है। तो ये नए फील्ड्स आए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने डिपार्टमेंट की एक खूबी ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपने सिलेबस को रेगुलरली रिवाइज करते रहे और हर 5 साल में जो है ये रिवीजन होता रहा, जस्ट बिकॉज कि ये रियलाइजेशन हर बार होती थी कि 5 साल के अंदर समाज में बहुत बदलाव आ जाता है और अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो उतनी नहीं रहेगी। अर्चना जी, सोशल वर्क की फील्ड रवायती तालीम से काफ़ी अलग मानी जाती है और आजकल का नौजवान कुछ अलग ज़िंदगी में करना चाहता है। ऐसे में नौजवानों की, आजकल के यूथ की कितनी दिलचस्पी इस फील्ड में देखने को मिलती है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो रिवायती तालीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और रिवायती तालीम में सिर्फ क्लासरूम टीचिंग रहती है, लेकिन सोशल वर्क के अंदर जो है क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ पूरा फोकस जो है वो फील्ड वर्क के ऊपर है। तो स्टूडेंट को फील्ड में जाना ही जाना है चीज़ को समझने के लिए। उसके अलावा स्किल लेबोरेटरीज़ उसको अटेंड करनी है, उसकी अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स करनी है उसको। तो आप ये समझिए कि सोशल वर्क अपने आप में एक ऐसी ट्रेनिंग है जो उसका बहुमुखी विकास करती है, जो उसको एक तरह से नहीं चलने देती है, वो उसको मजबूर कर देती है स्टूडेंट को कि वो अपने अंदर भी झांके
और बाहर भी देखे क्या हो रहा है, और इस तरह से हम उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी पूरा फोकस करते हैं और उसकी नॉलेज और कॉम्पिटेंस को भी साथ साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि जामिया सिर्फ MSW ऑफ़र करता है, लेकिन अगर पूरी फील्ड की बात करें, बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो किस किस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं सोशल वर्क की फील्ड में? तैयारी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें प्राइमरीली जो है वो दो ही लेवल्स पे है। एक BA सोशल वर्क है और एक MA सोशल वर्क है। MA सोशल वर्क के लिए जो है जैसे जामिया है और इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और इंडिया में सब जगह यूनिवर्सिटीज़ में प्राइमरीली MA सोशल वर्क ज़्यादा करवाया जाता है। लेकिन BA सोशल वर्क जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे 2 कॉलेजेस हैं वो BA सोशल वर्क ऑफ़र करते हैं। इसी तरह से इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उन लोगों का डिस्टेंस मोड में BSW का प्रोग्राम है, जिसमें हज़ारों बच्चे उसके अंदर रजिस्टर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो लखनऊ में, बड़ौदा में, बॉम्बे में निर्मला निकेतन है, वहाँ पे भी BA सोशल वर्क का प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। हर जगह चाहे वो BA सोशल वर्क हो चाहे MA सोशल वर्क हो, एंट्रेंस का ही एक तरीका है वहाँ पे एडमिशन पाने के लिए। और एंट्रेंस का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिटन टेस्ट भी है, ग्रुप डिस्कशन भी और इंटरव्यू भी है। किसी तरह की खास स्ट्रीम तो नहीं मांगी जाती BSW में भी और MSW में भी? नहीं, किसी तरह की कोई खास स्ट्रीम नहीं मांगी जाती है। हर स्ट्रीम का बच्चा एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो वेरी करती है, कि सोशल साइंस वाली स्ट्रीम के बच्चों की परसेंटेज पासिंग परसेंटेज थोड़ी कम मांगी जाती है, साइंस वालों की थोड़ी ज़्यादा मांगी जाती है, लेकिन हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशल वर्क में एडमिशन लेने की। अब अर्चना जी, आप HOD हैं एक इतनी बड़ी संस्था की, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की, तो एक आखिरी सवाल कहूँ या आखिरी एक दरख्वास्त आपसे कहूँ कि जो नौजवान सोशल वर्क की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बस यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो नौजवान इस समाज की बेहतरी के लिए एक सोशली जस्ट एनवायरनमेंट, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं इस सोसाइटी को, तो उनको वो नॉलेज और वो स्किल्स जो है वो सोशल वर्क प्रोफेशन से मिलेंगे। एंड फॉर दैट दे हैव टू वर्क फॉर इट। और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे MSW ऑफ़र किया जाता है, तो सिलेक्टिव रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए और डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं समाज के अंदर। जी बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अर्चना डासी जी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की हेड हैं, HOD हैं। उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारी हमें दी, बहुत ज़रूरी मालूमात फराहम कराई। उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो पेशकश है, जो इंटरव्यू का सेशन था, काफ़ी पसंद आया होगा। सोशल वर्क की फील्ड को जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं और सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां आप नौकरियां पा सकते हैं, कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हैं और कहां कहां आप किस किस नौकरी में, किस किस संस्था में, किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब कामयाब हिंदुस्तान के तहत हम आपको रूबरू कराते हैं एक कामयाब शख्सियत से, और आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं वी राम गोपाल राव। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर वी राम गोपाल राव का कैसा रहा कामयाबी का सफ़र।
आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के अहम फरीज़े पर फायज हैं प्रोफेसर वी राम गोपाल राव। तेलंगाना रियासत के दूर दराज गांव कोल्हापुर में 1965 में पैदा हुए वी राम गोपाल राव ने 12वीं तक की तालीम तेलुगु मीडियम के एक सरकारी स्कूल में हासिल की। बचपन से ही तेज दिमाग वाले वी राम गोपाल राव ने 1986 में वारंगल के काकतीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से इम्तियाजी हैसियत से बीटेक की डिग्री हासिल की और अपने आला तालीम के सफ़र को जारी रखते हुए 1991 में आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया और 1997 में जर्मनी की बंदेसो यूनिवर्सिटी म्यूनिख से पीएचडी की सनद हासिल की। नैनो टेक्नोलॉजी में तहकीक की नई इबारत लिखने वाले प्रोफेसर राव के नैनो स्केल डिवाइसेस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में 450 से ज़्यादा तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। वहीं प्रोफेसर राव को 43 पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशंस के मौजूद होने का भी शरफ हासिल है। मुल्क के साइंसी नक्शे पर सितारे की तरह चमकने वाले डॉक्टर राव इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के फेलो हैं। 2005 में इंजीनियरिंग साइंस में शांति स्वरूप भटनागर एजाज और 2013 में इन्फोसिस एजाज हासिल करने वाले प्रोफेसर राव के साथ एजाज़ात की एक लंबी फहरिस्त जुड़ी हुई है। प्रोफेसर राव का कामयाब सफ़र न सिर्फ हमें उनकी खिदमात का एतराफ़ कराता है बल्कि ये उम्मीद भी कराता है कि हमारे मुस्तक़बिल से वाबस्ता नैनो साइंस में हमारी रहनुमाई करके मुल्क को साइंसी ताकत बनाने में एक कलीदी रोल अदा करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ख़ास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपके मुस्तक़बिल से जुड़ी किसी फील्ड के बारे में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।